शो करें। तो उसके लिए हम इमेज शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इमेज शो करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका एक और तरीका ये है कि आप एडिट टेम्पलेट्स में जाएं और एडिट आइटम टेम्पलेट में जाएं और यहाँ पे रेडियो बटन के बजाय आप इसको ड्रॉप डाउन यूज़ करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें कि आप एडिट आइटम्स करें, ऐड, और जिसमें टेक्स्ट आ जाएगा मेल, वैल्यू आ गई एम, ऐड टेक्स्ट आ गया फीमेल और वैल्यू आ गई एफ। ओके कर दिया। एडिट डाटा बाइंडिंग्स में जाके इसको हमने जेंडर के साथ लिंक करवा दिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ से एंड टेम्पलेट एडिटिंग करवा दिया और सेव करवा दिया। तो उस केस में आपके पास अब ये चीज़ कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये मेरा ख्याल में हमने गलती से एडिट आइटम टेम्पलेट में कर लिया है, इसको आइटम टेम्पलेट में करना था। तो कोई इतना मसला नहीं है, इसको हम यहाँ से कट पेस्ट करवा लेते हैं। एडिट आइटम टेम्पलेट, हाँ जी, तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी करके कट और इसको हम जाके पेस्ट कर देंगे एडिट आइटम टेम्पलेट में, सॉरी आइटम टेम्पलेट में पेस्ट, और एडिट आइटम टेम्पलेट से इसको हमने कट किया। आइटम टेम्पलेट से हमने इसको कट किया और हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं जेंडर के एडिट आइटम टेम्पलेट में। तो इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं एडिट आइटम टेम्पलेट में। तो अब हमारे पास जेंडर की ये सिचुएशन है। आइटम टेम्पलेट में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन पड़ी हुई है और एडिट आइटम टेम्पलेट में हमारे पास आइटम टेम्पलेट में ड्रॉप डाउन और एडिट आइटम टेम्पलेट में हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट पड़ी हुई है। इसको हमने सेव कर दिया और एंड टेम्पलेट एडिटिंग किया। इसको हम रीट्राई करके चलाएं। अब हमारे पास ये मेल फीमेल और इस तरह ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन जो है वो, हालांकि ये वैल्यू अब आपको रीड ओनली नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं। इसका डेटाबेस में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ से ड्रॉप डाउन जो है वो कोलैप्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम अपनी ज़्यादा सूटेबल अप्रोच यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम एक इमेज यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इमेज यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, जिसका नाम हम रखेंगे इमेजेस, और इस इमेज में हम ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करके डेस्कटॉप पे जाके हमारे पास दो इमेज पड़े हुए हैं, mail.png और इसी तरह ऐड एग्जिस्टिंग आइटम female.png। ये दो आइटम्स हमने अपने इमेजेस के फोल्डर में ऐड करवा लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया कि हम गए एडिट कॉलम्स में, सॉरी एडिट टेम्पलेट्स में, और एडिट टेम्पलेट्स के अंदर हम गए जेंडर के आइटम टेम्पलेट में, और यहाँ से हमने इस ड्रॉप डाउन को उड़ा दिया और इसके बजाय हम यूज़ करेंगे इमेज। अब ये इमेज आ गया, और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊं
तो मेरे पास इस इमेज की एक प्रॉपर्टी है इमेज यूआरएल। तो यहाँ पर मैंने इमेज का पाथ देना है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली, क्योंकि एक वक्त में मैं एक ही पाथ दे सकता हूँ, तो अगर मैंने मेल दिया तो सारे इमेजेस मेल की प्रिंट हो जाएंगे, और अगर मैंने फीमेल दिया तो सारे फीमेल इमेजेस प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन इन्वॉल्व होनी चाहिए कि अगर जो करंट रिकॉर्ड डेटाबेस से आ रहा है वो मेल के अगेंस्ट है तो फिर मेल का इमेज शो हो, वरना फीमेल का इमेज शो हो। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो तरीका है वो, उस चीज़ को हम कहते हैं कस्टम डाटा बाइंडिंग। और कस्टम डाटा बाइंडिंग के केस में हम एक कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, मैं इसको जैसे यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। तो हमने इसके हम सोर्स में गए और इसकी हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी में हमने जाके उस कोड को पेस्ट कर दिया। तो अगर आप देखें तो जो भी हमारा कंट्रोल है वो डेटाबेस के साथ इस फंक्शन के थ्रू कनेक्ट हुआ है। ये डेटाबेस की फील्ड है और ये बाइंड फंक्शन जो है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहा है। तो इमेज के केस में हमने क्या किया कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर बाइंड फंक्शन को नहीं कॉल किया, बल्कि हमने, और बाइंड फंक्शन की एक और बात यह कि ये 2 वे डाटा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि हम फॉर्म से वैल्यूज़ वापस डेटाबेस में भी सेंड कर सकते हैं और डेटाबेस से वैल्यू हमारे फॉर्म पे आ रही होती है। अगर हम सिर्फ 1 वे डाटा बाइंडिंग करना चाहें तो उसके लिए हम एवैल फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह है कि वैल्यू डेटाबेस से सिर्फ हमारे फॉर्म तक आ रही है, वैल्यू फॉर्म से डेटाबेस में नहीं जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा अपना फंक्शन है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर हम एक एवैल फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस की फील्ड आ जाएगी। और डेटाबेस की फील्ड बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हम इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास करवा रहे हैं। ये एक फंक्शन है जो जिसको कि हम एक आर्गूमेंट पास करवा रहे हैं, और उस आर्गूमेंट में जो वैल्यू है वो डेटाबेस से आ रही है, और इस केस में वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है जेंडर, जो डेटाबेस से हम मंगवा रहे हैं। सिंपली एक इमेज हमने यूज़ किया और इसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी में हमने गेट इमेज यूआरएल एक फंक्शन कॉल किया जिसमें कि हमने एक आर्गूमेंट पास किया, और ये वो चीज़ है जो कि डेटाबेस से हमारे पास आ रही है। अब अगर हम इस गेट इमेज यूआरएल फंक्शन की डेफिनेशन में जाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि इसको ही देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि एज एन इमेज यूआरएल यहाँ पे हमारे पास रिसीव हो रहा है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन हम बनाएंगे जाके इस CS फाइल के अंदर, और इसको हम यूज़ करेंगे, पब्लिक फंक्शन बनाएंगे गेट इमेज यूआरएल, और यहाँ पे जो हमें डेटाबेस से वैल्यू आ रही है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की है, तो उस, और वो क्या है, जेंडर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिसीव की। सिंपली हमने एक चेक लगाना है यहाँ पर, इफ जेंडर इज इक्वल टू m, रिटर्न जो पाथ है वो इमेजेस और मेल डॉट png, एल्स इफ जेंडर इक्वल टू f, रिटर्न जो पाथ होगा इमेजेस फीमेल डॉट png। और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो जब वो ग्रिड व्यू बन रहा होगा तो हर नई रो के अगेंस्ट ये फंक्शन कॉल होगा, और इसमें जेंडर की स्टोर्ड वैल्यू जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो पास होगी, और वो चेक होगा कि वो m है या f। अगर वो वैल्यू m है तो जो इमेज यूआरएल जनरेट होगा वो मेल डॉट png जनरेट होगा, अदरवाइज वो फीमेल डॉट
PNG जनरेट होगा यहाँ पर। तो अब हम अपने इस कोड को चला कर देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें एक एरर आ रहा है, और वो ये एरर आ रहा है कि नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू। तो इस एरर को हमने थोड़ा सा चेक करना होगा कि एरर क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर इसलिए आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटाबेस में गलती से जेंडर ना एम स्टोर हुआ है ना एफ स्टोर हुआ है, बल्कि कोई और वैल्यू स्टोर हुई हुई है, तो उस केस में ना ये रिटर्न कॉल होगा ना ये रिटर्न कॉल होगा। और जब केस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि लाजमी कोई ना कोई रिटर्न कॉल होना चाहिए, तो उसका तरीका ये कि हम एक और एल्स लगा के और फॉर एग्जांपल रिटर्न, और इसमें हम कुछ भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं। और अब हम इसको दोबारा चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि इमेज की स्पेस तो शो हो रही है, लेकिन इमेज बजाते खुद शो नहीं हो रहा। तो हम इस प्रॉब्लम को अब देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आप जब वैल्यू रिसीव करें तो आप एक ऑब्जेक्ट वैल्यू रिसीव करें और आप उसको कंपेयर करवा रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ। तो सबसे पहले हम इस मसले को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं इज इक्वल टू जेंडर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम जेंड को पास करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो वैल्यू पास करवाई है, हमने पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद हम इस स्ट्रिंग को एम या एफ के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या इससे कोई इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। तो इससे इम्प्रूवमेंट हो गई और अब हमें यहाँ पर इमेज शो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ ये मेल इमेज शो हो रहा है और ये फीमेल इमेज शो हो रहा है। अब अगर मैसेज ID 25 के अगेंस्ट मैं जेंडर को मेल करूं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास नया इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता। तो इसको मैंने फीमेल कर दिया अपडेट, मेरे पास ये भी फीमेल हो गया। इसी तरह अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल है, इसको फीमेल करके अपडेट किया तो ये भी फीमेल हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रिड व्यू में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम हर तरह का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो वो पेज हो गया जिसमें कि हम चेक कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर चेक कर रहा है कि उसको यूज़र ने क्या क्या मैसेज सेंड किया है। और अब इस स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहेगा कि वो यूज़र को रिप्लाई मैसेज सेंड करे, और रिप्लाई मैसेज यूज़र को ईमेल होगा उसके ईमेल आईडी पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल के थ्रू यूज़र को एक रिप्लाई मैसेज सेंड करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हम ASP.NET को अपने मेल सर्वर के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं।